गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अनुसार हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया और थर्ड चैप्टर स्टडी ऑफ कॉमन फूड्स इन दिनों चल रहा है। लेकिन आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। इसमें वसा एवं तेल, फैट्स एंड ऑयल्स और स्पाइसेस यानी मसाले, ये कॉमन फूड्स और बचे हैं, ये अभी पढ़ा देंगे तो ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है वसा और तेल, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं, वैसे जब हम कहते हैं कि बहुत फैटी हो गई है तो फैटी फैट से ही निकला है, क्योंकि फैट जो है वो 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी हमको देता है। अगर हम उसी जगह देखें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू खा लिया या चपाती खा ली या कुछ और खा लिया, साबूदाना खा लिया, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है। उसी जगह अगर हमने भले ही अंडा खाया है, दाल खाई है या कुछ और चीज़ खाई है, तो वो प्रोटीन जो है 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी देता है। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी। लेकिन अगर हम 1 ग्राम वसा, वसा मतलब भले ही हम तेल खाएं भले ही हम घी खाएं, हमको 9 किलो कैलोरी देता है। खाली मक्खन जो होता है उसमें थोड़ी सी कम कैलोरी होती है, क्योंकि मक्खन में थोड़ा पानी वाला पार्ट आ जाता है इसलिए। लेकिन मक्खन को जब उबाल के और घी बना लेते हैं तो वापस से वही 9 किलो कैलोरी हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं वसा और तेल ऊर्जा के संघनित स्रोत हैं। संघनित मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी हमको दे देता है। वसा और तेल जब हम खाते हैं तो उनके साथ में हमारे शरीर में वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन चूंकि वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये हमें वसा और तेल के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अगर किसी ने विटामिन ए खा भी लिया है, लेकिन उसके शरीर में अगर वसा और तेल नहीं है तो वो विटामिन ए घुलने में परेशानी होगी। जैसे विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, वैसे ही विटामिन ए, डी, ई और के जो है वो वसा में घुलनशील है। तो ये विटामिन जब हम खाएंगे तो हमें वसा और तेल की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए। तो जब हम ये खाएंगे तो हमें विटामिन ए, डी, ई और के हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। वसा और तेल दोनों स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं। 2 स्रोत मतलब संसार में 2 स्रोत हैं, एक प्राणिज स्रोत, एक वनस्पति स्रोत। प्राणिज मतलब एनिमल सोर्सेज, जो भी एनिमल से हम प्राप्त करते हैं, भले ही आप बकरी, गाय, भैंस, किसी के भी दूध से आप मक्खन, घी बनाओ तो वो प्राणिज स्रोत हो जाएगा। और एक होता है वनस्पति स्रोत यानी वेजिटेटिव स्रोत। वेजिटेटिव में क्या है कि तिल, मूंगफली या फिर बादाम, जो भी तेलीय बीज वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, वो सारे तेलीय बीज में से हम तेल निकाल सकते हैं। तो तेल जो है वो तो वनस्पति स्रोत से ले लेते हैं, और जो वसा है, जो घी होता है, वो हम प्राणिज स्रोत से निकालते हैं। तो प्राणिज स्रोत से जो घी और मक्खन होता है वो हमें फैट के रूप में मिलता है। लेकिन ये जो घी और मक्खन होते हैं उसमें जो वसा होती है वो कोलेस्ट्रॉल उसमें अधिक होता है, संतृप्त वसीय अम्ल अधिक होते हैं। जब हम वसा पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे वसीय अम्ल 2 तरह के हैं, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। तो संतृप्त वसीय अम्ल घी और मक्खन में ज़्यादा होते हैं, और असंतृप्त वसीय अम्ल जो है वो वनस्पति स्रोत में ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जब हम वसा पढ़ेंगे तो वसीय अम्ल जो है वो भी आवश्यक वसीय अम्ल और अनावश्यक, मतलब एक असेंशियल होते हैं, एक नॉन असेंशियल। तो असेंशियल में तो एक ही होता है लिनोलीक,
तो वो हमको वनस्पति से ही प्राप्त होता है। उसके बाद में जो दूसरे लिनोलेनिक, एराकिडोनिक, वो सब उसी से ही हमारे शरीर में बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोटीन में भी बताया था कि कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और कुछ अनावश्यक आवश्यक वाले से ही बन जाते हैं। तो प्राणिज स्रोत से जो हमको वसा मिलती है वो है घी, मक्खन। लेकिन इनसे जो वसा हमको मिल रही है, जिस रूप में हम फैट खा रहे हैं घी और मक्खन के रूप में, उसमें संतृप्त वसीय अम्ल बहुत अधिक होता है और उसके अलावा आवश्यक वसीय अम्ल इसमें नहीं होता। और चूंकि संतृप्त वसीय अम्ल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, तो जो धमनियाँ और शिराएं हैं उनकी इनर लाइनिंग में वो जो फैट है वो जम जाएगा और जमने से हृदय की बीमारियाँ हो सकती हैं। सेम आप इधर देखेंगे कि वनस्पति से हमने ऑयल्स निकाले हैं, तिल, मूंगफली, इन सब से, इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं और इसमें आवश्यक वसीय अम्ल लिनोलिक अम्ल भी इससे प्राप्त होता है। और तेल जब खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो इससे भी हृदय की बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट, जितना हम यूज़ कर सकते हैं पूरे दिन भर एक्टिविटीज़ में, जो हमने खाया है वो अगर पचा लिया तो वो तेल परेशान नहीं करता हमारी बॉडी के अंदर। तो वनस्पति से जो तेल है वो हृदय की बीमारियों से हमको बचाते हैं क्योंकि उनमें असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। उसके अलावा जो वसा कोई सी भी हो, तेल हो या घी हो, अगर उस वसा को हम अधिक बार, मतलब अभी गर्म किया, फिर वापस गर्म किया, फिर वापस गर्म किया, मतलब हम एक ही दिन में 3-4 बार या हर दिन गर्म कर रहे हैं और उच्च ताप पर, मतलब बिल्कुल हाई फ्लेम पर, बार बार हाई फ्लेम पर अगर हम किसी भी वसा को गर्म करते रहते हैं तो वसा का अपघटन हो जाता है, वसा टूट जाती है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दो चीज से मिलकर फैट बनता है। फैट को अगर तोड़ते हैं तो वसीय अम्ल, वसा को टूटने पर, वसा का अपघटन होने पर वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। मतलब वसा का अपघटन हो जाता है, मतलब वो टूट जाती है छोटे छोटे अणुओं में और एक विषैला पदार्थ प्राप्त होता है, क्योंकि ये बार बार उच्च ताप पर बार बार गर्म हो रहा है। और उस विषैले पदार्थ का नाम है एक्रोलीन। एक्रोलीन नामक विषैला पदार्थ तब बनता है जब हम वसा को बार बार तेज आंच पर गर्म करते हैं। इसी तरह से आप बार बार में गर्म कर रहे हो और फिर उस वसा को रख देते हो खुला एक लंबे समय तक। आज गर्म किया, कल भी किया, परसों भी किया, फिर उसको रख दिया। आप देखोगे वो गाढ़ा हो जाएगा तेल, जो हमारा नॉर्मल तेल है उससे वो गाढ़ा हो जाता है और उसमें एक गंदी सी महक होती है, एक स्मेल आती है, एक बदबू आती है। और वो इसलिए आती है क्योंकि तेल खराब हो जाता है और खराब तेल मतलब रेंसिड ऑयल, हम उसे वसा की दुर्वासिता कहते हैं। वसा की दुर्वासिता, रेंसिडिटी ऑफ फैट, मतलब वसा में एक महक, एक गंदी बदबू हो गई है और वो गंदी बदबू को हम रेंसिडिटी यानी दुर्वासिता कहते हैं। रेंसिडिटी कई तरह की है, फैट जब पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि कितनी हाई ऑक्सीडेटिव भी होती है और हाइड्रोलाइटिक भी होती है, वो हम वहाँ पढ़ेंगे। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि तेल या घी को बार बार गर्म किया, खुला रख दिया, बहुत दिन तक रख दिया तो उसमें बदबू आती है और उस बदबू को हम दुर्वासिता यानी रेंसिडिटी कहते हैं। और अगर हम ये चाहें कि रेंसिडिटी ना हो तेल और घी में, आज गर्म किया और हमको कल वापस यूज़ करना है, तो हम उसमें ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ई और विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट जो है प्रतिऑक्सीकारक, वो हम तेल घी में डाल देंगे तो वो उतनी बदबू नहीं आएगी, उतना स्मेल नहीं आएगा। तो वो प्रतिऑक्सीकारक जो है एंटीऑक्सीडेंट, वो विटामिन ई और विटामिन सी, तो जो विटामिन ई और सी में भोज्य पदार्थ होते हैं वो अगर हम उसमें डाल देते हैं
तो वो तेल और घी इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। तो जब भी हम तेल को ज़्यादा गर्म और ऐसे करेंगे तो एक्रोलीन नामक विषैला पदार्थ होता है और गंदी महक आती है। उस कंडीशन को हम रेंसिडिटी ऑफ फैट मतलब वसा की दुर्वासिता कहते हैं। वसा को जब हम यूज़ करते हैं तेल और घी को, तो उसको यूज़ करने के बाद हमें वो जो खाना होता है, एक आप तो खाली रोटी को या ऐसे सेक के और खा लो, और एक उसी रोटी को तेल और घी में तल के खाओ, तो तली हुई जो चीज़ होती है वो स्वादिष्ट लगती है। स्वादिष्ट लगने के अलावा उसमें सुगंध आती है, एक स्मेल होती है बहुत अच्छी। रोटी पे अगर रूखी खाओगे और अगर घी चुपड़ के खाओगे तो वो रोटी महक वाली होती है। तो फैट में एक सुगंध होती है, बहुत अच्छी सी सुगंध बढ़ाता है खाने की। वो सुगंध के अलावा स्वाद बढ़ाता है, स्वाद बढ़ाने के अलावा वो हमारे शरीर में देर से पचता है, पेट में भरा रहता है, तो पेट में भरे की फीलिंग आती है। अगर आपने सिर्फ रोटी खाई है जिसमें घी नहीं लगा हुआ है तो जल्दी भूख लगेगी, थोड़ा घी लगा हुआ है तो थोड़ी देर से भूख लगेगी। लेकिन अगर आपने पराठा बनाया है, आलू का पराठा है, और उसमें खूब अच्छे से घी 2-3 चम्मच एक एक पराठे में डाला है, तो बहुत देर से भूख लगती है। जबकि अपन सोचते पराठा तो हमने एक ही खाया था भाई, लेकिन बाहर तो आपके जो है वो स्टार्च है पराठा, और अंदर आलू वो भी स्टार्च है, और अगर मटर डाल दिए हैं तो आपके प्रोटीन भी है। और फिर आपने घी में पहले तो पराठे का मसाला पकाया, और फिर अब आप ऊपर नीचे तेल और घी लगा रहे हो। तो इसका मतलब इतना फैट अंदर चला गया कि पेट जो है वो भरा हुआ ही रहेगा। क्योंकि अगर मान लो 5 ग्राम या 10 ग्राम तेल घी अंदर चला गया तो 1 ग्राम वसा जो है वो हमें 9 किलो कैलोरी देता है। और अगर हमने 10 ग्राम वसा खा लिया किसी भी रूप में, मक्खन के रूप में, तेल के, घी के रूप में, तो कितनी कैलोरी देगा? 90 कैलोरी। और 90 कैलोरी को पचाने के लिए बहुत सारा समय लगता है, इसलिए पेट भरा हुआ लगता है और देर से पचता है। देर से पचने का मतलब ही यही है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन जल्दी पचता है। क्यों? क्योंकि वो 4 किलो कैलोरी ही देता है। तो अगर हम 10 ग्राम भी खाएंगे दोनों चीज़ें, तो 10 ग्राम हमें 40 कैलोरी और 40 किलो कैलोरी इतनी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप 10 ग्राम वसा खा लेते हो तो दोनों के बराबर से भी ज़्यादा, मतलब 90 किलो कैलोरी एक ही बार में हमारे शरीर में आ जाती है, इसलिए देर से पचता है। तो ये सब हुआ वसा और तेल के बारे में। वसा और तेल जो है वो ऊर्जा के संघनित स्रोत हैं, बहुत ही ज़्यादा उससे हमको कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम वसा खाने से 9 किलो कैलोरी मिलती है। और इसके साथ में हमें वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये इनको अवशोषित करने के लिए भी हमको वसा चाहिए होती है। और जब हम ये सब भोज्य पदार्थ के द्वारा ले लेते हैं विटामिन, तो वसा और तेल इनको अवशोषित करने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इनको घुलने के लिए इनको एक माध्यम वसा चाहिए होता है। उसके अलावा वसा और तेल 2 स्रोतों से प्राप्त होता है, एक प्राणिज, एक वनस्पति। जो एनिमल सोर्सेज होते हैं, प्राणिज होते हैं, उससे जो वसा होता है वो घी मक्खन होता है, लेकिन उसमें संतृप्त वसीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, इसलिए वो धमनी शिराओं में जम सकता है और हृदय की बीमारी दे सकता है, इसलिए उसको लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। दूसरा जो तेल है वो वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होता है, जो भी तिल है, मूंगफली है, कोकोनट है, इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं और आवश्यक वसीय अम्ल भी पाए जाते हैं, इसलिए ये हृदय की बीमारी इतनी अधिक नहीं देता। लेकिन इसको भी उतना ही खाना चाहिए जितना कि हमारा शरीर उसको पचा सके। जितना पच जाता है उतना ही हमको तेल भी उतना ही खाना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए। जब हम वसा और तेल को बार बार में गर्म करते हैं उच्च ताप पर, और गरम कर करके आज गरम किया, वापस ठंडा कर दिया, फिर गरम कर दिया, तो वसा का उसमें अपघटन हो जाता है, यानी टूट जाती है वसा, और उसमें एक विषैला पदार्थ एक्रोलीन बनता है। एक्रोलीन बनने के अलावा इसमें एक स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल, गंदी सी महक। वो इसलिए आती है क्योंकि फैट रेंसिड हो जाता है,
यानी वसा का दुर्वासिता, वसा में दुर्वासिता हो जाती है। तो दुर्वासिता का मतलब ये है कि वसा में गंदी महक होना। रेंसिडिटी ऑफ फैट का मतलब है फैट में एक गंदी सी स्मेल डेवलप हो जाना, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम दुर्वासिता को कम करना चाहें तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई और विटामिन सी हम डाल सकते हैं। इसके अलावा जब वसा को यूज़ करते हैं हम खाने में, रोज के भोजन में, तो वो हमें स्वाद देता है, सुगंध देता है और हमारे आमाशय में बहुत देर तक पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी देता है। तो जितनी ज़्यादा वसा अगर खाने में होगी तो उतनी ही देर से हमें भूख लगेगी। ये वसा और तेल कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा जो चैप्टर है, ये 3rd चैप्टर स्टडी ऑफ कॉमन फूड्स, उसका लास्ट कॉमन फूड स्टफ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, मतलब मिर्च मसाले के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ। मिर्च और मसाले जो होते हैं वो हमारे भोजन को सुगंध देते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं भोजन को। हमारे शरीर में उनके द्वारा पाचकता होती है, मतलब हम सौंफ वगैरह खाने के बाद खाते हैं ना, तो पाचक होते हैं मसाले। फिर हमारे कई सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को संरक्षण करने के लिए भी हम मसाले यूज़ करते हैं। जैसे गर्मियों में अचार डलेगा कैरी का, तो कैरी को बचाने के लिए तेल तो डालते ही हैं, नमक डलेगा, नमक के अलावा राई डलेगी, कलौंजी डलेगी, मिर्ची डलेगी, तो वो सब उसको संरक्षण करने के लिए होते हैं। और मसाले से रंग आता है, मिर्ची से लाल आता है, हल्दी से हरा आता है। तो इस तरह से मसाले रंग भी देते हैं, वायुनाशक होते हैं। हींग वगैरह अगर हम डालते हैं तो शरीर में वो वायु पैदा नहीं होने देती। और उसके अलावा मसाले एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो वो एंटीसेप्टिक के रूप में होती है, लौंग है वो दांत के दर्द में होती है, वो आगे मैं अभी बताऊंगी। तो मसाले हमारे जो दैनिक दिनचर्या है उसमें बहुत सारे रूपों में काम में आते हैं। अब एक एक मसाले का हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन सा मसाला किस में यूज़ होता है। जैसे अदरक है, तो अदरक को हम डेली रूटीन लाइफ में भी आप चाय में डाल के, काढ़े में डाल के, सब्जी में, ग्रेवी में, इन सब में हम अदरक को यूज़ कर सकते हैं। और जब खांसी होती है तो अदरक को मेडिसिन का रूप दे देते हैं। उसके बाद में प्याज है। प्याज को हम गर्मी में यूज़ करते हैं, जो लू में चलते हैं, गर्मी में बाहर धूप में जाते हैं तो लू ना लगे इसलिए वो कच्चा प्याज खाते हैं, और कच्चे प्याज को खाने से लू नहीं लगती है। उसके अलावा प्याज का हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं, कच्चे रूप में सलाद में खाते हैं, रायता में डालते हैं, या फिर ग्रेवी बना के कई सारी सब्जियों में हम उसको वैरायटी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्याज का हम अचार भी डालते हैं विनेगर के साथ में, तो कई दिन तक चलता है वो। फिर लौंग, तो लौंग एक ऐसा मसाला है जो दांत के दर्द में मेडिसिन के रूप में काम में आता है। खांसी हो, जुकाम हो, उसमें काढ़े में भी डाला जाता है, चाय वगैरह में भी डालते हैं, और गरम मसाला बनाने के लिए लौंग डालते हैं। चूँकि लौंग बहुत गर्म होती है इसलिए इसको एक ध्यान से ही, एक लिमिटेड अमाउंट में ही हमको खाना चाहिए। और उस लौंग को हम गरम मसाले में भी डालते हैं, सब्जियों में सुगंध बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। और कई जनों को लाल रंग की सब्जी नहीं पसंद होती है तो वो गरम मसाला डालते हैं, तो वो थोड़ा वाइट और हल्का सा ब्लैकिश वाली सब्जी होती है तो वो उनको अच्छी लगती है। कभी हम वाइट पुलाव बनाते हैं तो हम उसमें लौंग और इन सब का तड़का भी लगाते हैं। फिर है इलायची। इलायची को हम जब किसी का जी घबराता है तब हम उसको खिलाते हैं, तो उसकी उल्टी वगैरह आना बंद हो जाती है, जी नहीं घबराता। लेकिन हम इलायची को किसी मिठाई वगैरह में भी प्रयुक्त करते हैं, और पचाने के लिए भी हमारे शरीर में हम इलायची को यूज़ करते हैं। सौंफ को पाचकता के रूप में यूज़ करते हैं। खाने के बाद हमेशा अधिकतर लोग सौंफ खाते हैं क्योंकि वो पाचक होती है। उसको खाने से जो खाना खाया हुआ है वो डाइजेस्ट जल्दी होता है। उसके अलावा सौंफ संरक्षण के लिए, जैसे अचार वगैरह में भी डाली जाती है, और सूखी सब्जियों को गाढ़ा करने के लिए भी सौंफ को डाला जाता है। सौंफ को हल्का सा सेक के डालते हैं तो उससे सुगंध बढ़ती है। सौंफ को भी और धनिया को भी हल्का सा सेक के
के अगर हम सब्जी में डालते हैं तो वो सुगंध भी बढ़ाता है, गाढ़ापन भी देता है, और धनिया पित्तनाशक भी होता है। धनिए को जब हम गर्मियों में पीस के रखते हैं, मतलब साफ करके मिक्सर या किसी से भी पिसवा, मतलब उसको ग्राइंड कर लिया, तो चूंकि गर्मी में हमको ठंडक का एहसास करना है शरीर के अंदर, तो वो ठंडी प्रवृत्ति का होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा घी, मतलब हल्के से उसको धनिया को सेक के थोड़ा सा घी और मीठा बूरा अगर मिला के पंजीरी टाइप अगर उसको खाते हैं तो शरीर में ठंडक महसूस होती है। सौंफ के बाद में हम अजवाइन का देखेंगे कि अजवाइन को पेट दर्द जब होता है उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हम अजवाइन को अधिकतर फ्राइड चीज़ों में डालते हैं। वैसे कोई कोई सब्जियां होती है, मूली की सब्जी है, अरबी की सब्जी है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा वायु करती है, और या फिर फूल गोभी है, तो उसको अजवाइन को उसमें डाला जाता है सब्जी में, जिससे कि वायु ना बने। उसके अलावा फ्राइड चीज़ें आप मटरी है, सांखें हैं, इन सब चीज़ में हम, नमकीन होती है उसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि वो भी बहुत गैस बनाती हैं, वो हमारे शरीर, वो सिर दुखाती है और शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनको दुखा देती है। तो जब हम अजवाइन खाते हैं तो किसी भी रूप में गैस जो है, भले ही डकार के रूप में या किसी भी रूप में, वो गैस जो है शरीर से बाहर निकल जाती है। उसके बाद में है राई और हींग। राई और हींग बहुत ही मतलब शरीर में भोजन को पचाने वाली चीज़ होती है, डाइजेस्टेबल उसके लिए होते हैं ये। तो राई और मतलब हींग की हिंगोली वगैरह भी होती है कि खाने के बाद में छोटी छोटी गोलियां खाई जाती है, गैस होती है उसको हटाने के लिए होती है। जैसे आप होली के आसपास में देखें कि कांजी बड़े, छाछ वगैरह जो बनते हैं उसमें राई और हींग को ही मिक्स करके डाला जाता है, जिससे कि जो हम तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं त्योहारों में, वो उनको खाने के बाद भी राई हींग का अगर कुछ तड़का लगा हुआ चीज़ खा रहे हैं तो डकार और उससे जो भी एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो शरीर से निकल जाती है, और सिर और हाथ, पैर, जॉइंट्स ये नहीं दुखते हैं। फिर राई, नमक और कलौंजी जो है एज ए प्रेजर्वेटिव भी यूज़ होते हैं। जब भी कोई अचार होता है उसमें राई, नमक, कलौंजी ये सब डाली जाती है, और ये सब उस चीज़ को प्रिजर्व करती है, साल भर संरक्षित रखने के लिए भी यूज़ होती है। जीरा को हम सेक के हर चीज़ में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं और रायता में डालते हैं, तो सुगंध के लिए भी डालते हैं, खाने के बाद खाते हैं, पाचक भी होता है, और दवा के रूप में भी, किसी के फोड़े फुंसी ज़्यादा होते हैं तो उसमें भी जीरा को खाया जाता है, तो वो एक दवा के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर लहसुन जो है वो मेडिसिनल है। अगर मान लो किसी के हृदय बीमारी वगैरह होती है, किसी का अटैक भी आ जाता है, उसको पता पड़ जाता है और वो 2-3 कली मुंह में रख के और डॉक्टर तक जाता है, तो उसको कोई मतलब कोई भी गलत इफेक्ट नहीं आ पाता है उस समय में, और फिर डॉक्टर संभाल लेता है। तो ये रोग रोधन क्षमता होती है लहसुन में, और जिसके हृदय की बीमारी होती है उसको लहसुन हमेशा खिलाया जाता है। लहसुन सुगंध देता है, मतलब जो लहसुन खाता है उसको वो सुगंध लगती है, और लहसुन जो है वो ग्रेवी वगैरह